हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल। तो आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो जेईई मेन में आ चुके हैं, फ्रिक्शन और फ्रिक्शन के साथ जो सर्कुलर मोशन की प्रॉब्लम्स होती हैं उनके ऊपर। और हमारा पहला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि हमारे पास एक ब्लॉक है जिसका मास है 1 kg और वो एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर जो है मूव करता है और उसका कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज 1/√3 स्टैटिक फ्रिक्शन. It is desired to make the body move by applying the minimum possible force, then the value of F will be equal to. तो हमको ये बात याद होनी चाहिए कि एक क्वेश्चन है इरोडोव का और बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स में आपको मिल भी जाएगा कि आपके पास एक ब्लॉक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है, तो उसको कितना फोर्स हम लगाएं जिससे ये मूव कर जाए, मिनिमम पॉसिबल फोर्स. तो फोर्स की जो वैल्यू आती है, फोर्स की वैल्यू आती है म्यू mg डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 1 प्लस म्यू स्क्वायर. और ये जो एंगल आता है जिस एंगल पे इसको लगाया जाता है उस थीटा की वैल्यू होती है tan इनवर्स ऑफ म्यू. तो ये बात चाहे तो आप याद रख सकते हैं, आपके लिए आसान हो जाएगा, और चाहे तो आप इसे डिराइव भी कर सकते हैं. कैसे डिराइव करना है मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए कि एक फोर्स F लगाया जाता है इस ब्लॉक के ऊपर एट एन एंगल थीटा. तो इस फोर्स के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, F cos थीटा और एक F sin थीटा. इस ब्लॉक की टेंडेंसी जो है फ्लोर पर इस डायरेक्शन में मूव करनी होगी तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन में लगेगा फ्रिक्शन F. फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू लगेगी म्यू एस इंटू एन के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर, बिकॉज हम मिनिमम फोर्स निकालना चाहते हैं. तो स्लाइड कराने के लिए हमें स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा. दैट्स व्हाई वी हैव टेकन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. नीचे लगेगा mg और ऊपर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन. तो यहां से आप लिख सकते हैं कि नॉर्मल प्लस F sin थीटा इज इक्वल टू mg, इक्वेशन नंबर 1. और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि F cos थीटा की वैल्यू है वो जस्ट ज्यादा होनी चाहिए, ऑलमोस्ट बराबर होनी चाहिए म्यू एस इंटू एन के बराबर. इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, आपको मिलेगी F की वैल्यू और आप यहाँ पे dF बाई डी थीटा जो है, dF बाई डी थीटा, इससे आप क्या करेंगे 0 के बराबर पुट कर देंगे. तो हमारा आंसर जो है आपको मिल जाएगा. यानी कि मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशन आपको लगानी है यहाँ पे. फोर्स एज अ फंक्शन ऑफ थीटा निकाल लिया, उसके बाद उसको डिफरेंशिएट कर देंगे, आपको आंसर मिल जाएगा. आंसर आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं कि F इज इक्वल टू म्यू mg अपॉन 1 प्लस म्यू स्क्वायर फोर्स होता है और हॉरिजॉन्टल से ये tan इनवर्स म्यू एंगल पर लगना चाहिए. तो चलिए निकाल लेते हैं वैल्यू कितनी आएगी. म्यू की वैल्यू है 1/√3. मास कितना है आपके पास 1 kg, g की वैल्यू 10 है, 1 प्लस म्यू स्क्वायर यानी कि 1 प्लस म्यू स्क्वायर 1 प्लस 1/3 यानी कि 4/3 यानी कि 2/√3. तो आपको मिल जाएगा आंसर 5. So 5 will be the final answer. ठीक. तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम सॉल्व करने जा रहे हैं. इस क्वेश्चन में हमें दिया है कि हमारे पास दो ब्लॉक्स हैं, एक का मास स्मॉल m है, एक का मास कैपिटल M है, की वैल्यूज दे रखी हैं 0.5 एंड 4.5. अब इन दोनों को ऐसे अरेंज किया है एक हॉरिजॉन्टल फ्रिक्शनलेस टेबल, एक फ्रिक्शनलेस टेबल पे इसको रखा है और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन देम इज 3/7. तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो 3/7 है म्यू की वैल्यू, और यहाँ पे म्यू की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर है. देयर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन द हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड द ब्लॉक्स. तो आपको बताना है कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स यानी कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू दैट कैन बी अप्लाइड ऑन द लार्जर ब्लॉक सो दैट द ब्लॉक्स मूव टुगेदर. ब्लॉक्स मूव टुगेदर, ये ब्लॉक को एक साथ चलना है तो कितनी मैक्सिमम वैल्यू हम लगा सकते हैं. तो मैक्सिमम की वैल्यू इनफाइनाइट नहीं है, ऐसा सोच के देखिए कि क्यों हम इनफाइनाइट फोर्स नहीं लगा सकते. तो यदि हम मान लीजिए कि बहुत ज्यादा फोर्स लगा देते हैं, इनफाइनाइट फोर्स लगा देते हैं, तो नीचे वाला ब्लॉक जो है वो साथ में आ जाएगा, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक जो है वो पीछे रह जाता है. ये आपने एक्सपीरियंस किया होगा. मान लीजिए आपके पास स्टैक ऑफ बुक्स रखा है, सबसे बॉटम वाली बुक को आप एकदम से खींचने की कोशिश कीजिए तो नीचे वाली बुक जो है वो खींच के आ जाती है, ऊपर वाला जो पूरा स्टैक है वो एज इट इज रह जाता है या फिर वो पीछे रह जाता है. आपने गेम भी देखा होगा, ज़ेंगा जो है इसी पे बेस्ड होता है ना. तो हम मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू इंफिनिटी नहीं कर सकते. ऑफ कोर्स एक लिमिटेड वैल्यू होगी, उस लिमिटेड वैल्यू के बाद जो है ऊपर वाला ब्लॉक कह देगा मैं नहीं आ रहा, मैं इतना तेज नहीं चल सकता हूं, मैं इतना तेज नहीं चल सकता हूं. क्यों इतना तेज ये नहीं चल सकता है, ये आप बात सोचें तो पता चलेगा कि इनके बीच में जो फ्रिक्शन है वही इस ऊपर वाले ब्लॉक को चला रहा है. तो मैक्सिमम फ्रिक्शन हमें देखना होगा कि कितना लग सकता है इस ब्लॉक के ऊपर, और उस मैक्सिमम फ्रिक्शन के करस्पॉन्डिंग जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन हमें कैलकुलेट करना है कि ऊपर वाला ब्लॉक कितने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकता है.
फिर हम कहेंगे नीचे वाले को भाई इतना फोर्स लगाओ जिससे इतना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो। सो वी हैव टू फर्स्ट फाइंड द मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक ऑन विच द फोर्स एक्सटर्नल फोर्स इज डायरेक्टली नॉट हैव बीन अप्लाइड। तो छोटे वाले ब्लॉक की बात करें, इसको एक्सेलरेट करा सकता है सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन, और कोई फोर्स यहां पर नहीं है। तो अब मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालिए कितना लग सकता है। तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम करने के लिए फ्रिक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना हो सकता है, म्यू एस इंटू एन के बराबर। तो 3/7 इंटू नॉर्मल कितना है इन दोनों सरफेस के बीच में, तो मैं कह सकता हूं इसका मास कितना है, हाफ इंटू 10। तो आ जाएगा आपके पास मास 0.5 है ना, इंटू जी, तो आ जाएगा आपके पास 15/7। 15/7 तो आपके पास मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ जाएगा आपके पास 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब इसने भाई कह दिया है कि मैं 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से ज्यादा नहीं चल सकता, बिकॉज मुझे चलाने वाला फ्रिक्शन है और फ्रिक्शन इतना ही सपोर्ट करेगा मुझे। अब हम इसको भी 30/7 से चला देंगे, हम कह सकते हैं कि दोनों ब्लॉक जो है इतने मैक्सिमम एक्सेलरेशन से चल सकते हैं, तो इतना मैक्सिमम फोर्स आपको लगाना होगा। सो हम अब क्या करेंगे, इस बड़े ब्लॉक के ऊपर जो है फोर्स लगाएंगे F। फ्रिक्शन ऊपर वाले पे आगे था तो इस पे फ्रिक्शन जो है पीछे लगेगा न्यूटन थर्ड लॉ से, और इसका एक्सेलरेशन भी कितना होना चाहिए, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से हमें F मैक्स निकल जाएगा, इसकी वैल्यू जो है 4.5 है। लगा दीजिए इक्वेशन न्यूटन सेकंड लॉ की, F मैक्स माइनस F इज इक्वल टू मास 4.5 इंटू एक्सेलरेशन 30/7। तो ये फ्रिक्शन की वैल्यू हमने निकाली थी, कितना लगा था फ्रिक्शन, 15/7। सो F मैक्स माइनस 15/7 इज इक्वल टू 30 इंटू 4.5/7। वैल्यू आ जाएगी आपके पास FM इज इक्वल टू 30 इंटू 4.5 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 7। कितना जाएगा आपके पास, 150/7। 150/7 जो है आपको वैल्यू मिल जाएगी FM की, और इसे डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा 7 दूनी 14, 140 ज्यादा हो जाएगा एक, 147, तो ये आ जाएगा आपके पास 21 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो नियरेस्ट इंटीजर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 21 के बराबर। ठीक, 21 इज योर आंसर। ठीक है, तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है बट इंटरेस्टिंग है। इस क्वेश्चन में दिया है कि एक मॉडर्न ग्रैंड प्रिक्स रेसिंग कार है हमारे पास, और उसका मास जो है m है, और वो ट्रेवल करती है एक फ्लैट ट्रैक पर। एक हॉरिजॉन्टल आपके पास अनबैंक्ड टाइप का ट्रैक है, हॉरिजॉन्टल ट्रैक है, उसमें वो मूव करती है, और उस आर्क में, आर्क का जो रेडियस r है, यानी कि एक पर्टिकुलर सेक्शन है जो कर्व्ड है, और उसको हम सर्कल का पार्ट मान सकते हैं, सर्कल का रेडियस r के बराबर है, और स्पीड v से मूव करती है। If the coefficient of static friction between the tires and the track is mu s, then the magnitude of negative lift FL acting downwards on the car is। तो यहां पे मैं नेगेटिव लिफ्ट के बारे में कुछ आपको बताना चाहता हूं कि आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, जब बर्नौलीज थ्योरम के एप्लीकेशंस पढ़ रहे थे, कि एक एरोफॉइल होता है, कि एयरप्लेन के जो विंग्स होते हैं उनका डिजाइन ऐसे होता है जिससे उनको हवा के द्वारा जो है लिफ्ट मिलता है अपवर्ड डायरेक्शन में, और वो ऊपर उड़ जाते हैं। ठीक इसके ऑपोजिट होता है इन रेसिंग कार्स में। तो देखिए क्या होता है कि हम ये बात जानते हैं कि जब एक कर्व्ड पार्ट में जब कोई कार मूव करती है तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फ्रिक्शन। उसको हाई स्पीड में टर्न लेना है तो फ्रिक्शन पे वो डिपेंड नहीं रह सकते। यदि रेसिंग की बात करूं मैं, तो सिर्फ फ्रिक्शन पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो इसके लिए क्या किया जाता है, कार का शेप ऐसा बनाया जाता है, कार के जो एरोडायनामिक्स हैं वो ऐसे डिजाइन किए जाते हैं जिससे हवा के द्वारा, जो एयर के पार्टिकल्स हैं उनके द्वारा एक नेगेटिव लिफ्ट जो है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स जो है वो हम प्रोड्यूस कर पाए, जिससे हमारी जो कार है वो सद के चले, दब के चले कहीं में। तो इस लिफ्ट की वजह से ही जो है नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है, नेगेटिव लिफ्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन बढ़ जाता है। नॉर्मल रिएक्शन बढ़ने से जो फ्रिक्शन जो होता है कार के टायर और रोड के बीच में इंक्रीज हो जाता है, और कार जो है इस रेसिंग के लिए जो बनी होती है वो बहुत ही हाई स्पीड पे जो है वो इस टर्न को ले पाती हैं, और थोड़ा सा एक्साइटमेंट बना रहता है। तो हमें इस क्वेश्चन में यही बताना है कि वो नेगेटिव लिफ्ट जो है वो कितना होगा। तो यहां पे मैं आपसे बात करूं कि कार जो है, कार इस तरीके से कार है, और वो इस सेंटर के अबाउट जो है घूम रही है सर्कल में। तो यहां पे मैं कह सकता हूं कि इसके ऊपर जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शन लग रहा होगा सेंटर की तरफ, फ्रिक्शन की वैल्यू होगी म्यू एस इंटू एन।
तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो है प्रोवाइड करा रहा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ म्यू एस इंटू एन इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, इक्वेशन नंबर 1। तो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स विच इज रिक्वायर्ड टू द कार for safe turning is equal to mu s into n. Friction is providing the necessary centripetal force. अब हम बात करें इस कार के फोर्सेस की। कार के ऊपर नॉर्मल लग रहा है नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ नीचे लग रहा है mg नीचे की तरफ, नीचे लग रहा है mg नीचे की तरफ, नीचे लग रहा है mg, और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो लिफ्ट है, नेगेटिव लिफ्ट जिसे कहते हैं FL, जो कार की डिजाइन है इस तरीके से बनाई जाती है जिससे ज्यादा से ज्यादा लिफ्ट जो है डायरेक्ट उल्टी डायरेक्शन में मिल पाए। जो डिजाइन होता है विंग का उसका बिल्कुल उल्टा जो है इन्वर्टेड डिजाइन होता है इन कार्स का, उससे नेगेटिव लिफ्ट मिल सके। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कार जो है स्टेबल है, पूरी स्टेबल है, ऊपर नीचे नहीं जा रही है, उड़ नहीं रही है, जमीन में नहीं जा रही है। तो इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम की कंडीशन भी आप लगा सकते हैं। तो यहाँ लिख सकता हूँ नॉर्मल n इज इक्वल टू mg प्लस FL। तो यहाँ से FL की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। FL कितना होगा n माइनस mg, और नॉर्मल की वैल्यू आप इस इक्वेशन से निकाल सकते हैं mv स्क्वायर बाय म्यू आर। यहां से आपको मिल जाएगा एम वी स्क्वायर बाय म्यू इंटू आर माइनस एम जी। तो ये है आपके पास लिफ्ट फोर्स, नेगेटिव लिफ्ट। तो यहां से एम को कॉमन ले लेंगे तो आपको मिल जाएगा वी स्क्वायर बाय म्यू आर माइनस जी। सो वी स्क्वायर बाय म्यू आर माइनस जी जो है आपके पास फोर्स आना चाहिए। जो भी करेक्ट ऑप्शन है उसे आप चूज कर लेंगे, सी ऑप्शन सही लग रहा है। ठीक है, अब चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि आपके पास दो स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन एन अनबैंक्ड रोड, अनबैंक्ड रोड पे मूव कर रहा है विद स्पीड ऑफ 7 किलोमीटर एन आवर, और वो एक टर्न लेता है, शार्प टर्न अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विदाउट रिड्यूसिंग द स्पीड। स्टैटिक कोफिशिएंट का, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोफिशिएंट 0.2 है। तो साइक्लिस्ट जो है वो स्लिप करेगा नहीं करेगा, हमें ये बात जो है ये चेक करनी है कि स्लिप करेगा कि नहीं करेगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि अनबैंक्ड रोड होता है, अनबैंक्ड रोड, तो सेफ स्पीड जो होती है, सेफ स्पीड यानी कि मैक्सिमम स्पीड कह सकते हैं, वो होती है अंडर रूट ऑफ आर जी, म्यू आर जी, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। तो चेक करके देखिए, म्यू कितना है आपके पास 0.2, रेडियस कितना है 2, जी कितना है 10, तो ये आ जाएगा आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। 2 मीटर पर सेकेंड से यदि वो चलेगा, या फिर मैं कहूँ इसको 18/5, 18/5, तो कितना आ जाएगा आपके पास 7.2 किलोमीटर एन आवर तक वो मूव कर सकता है सेफली। लेकिन वो चल कितने से रहा है? द गाय इज मूविंग विद 7 किलोमीटर एन आवर, और सेफ कितना चल सकता है? 7.2 तक कुछ नहीं होगा। तो इसका मतलब ये जो बाइसिकल ड्राइवर है ये सेफ है, बिकॉज 7 अंदर लिमिट है, तो काम हमारा चल जाएगा। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहला स्टेटमेंट देखिए, विल नॉट स्लिप, बिल्कुल ठीक लिखा है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट नंबर 2 की बात करें, इफ द रोड इज बेंट, अब बेंक्ड रोड की बात कर रहे हैं, एंगल ऑफ बैंकिंग इज 45 डिग्री, साइक्लिस्ट कैन क्रॉस द कर्व ऑफ 2 मीटर रेडियस विद स्पीड ऑफ दिस मच विदाउट स्लिपिंग। अब ये चेक करना है बेंक्ड रोड पे क्या होगा। तो बेंक्ड रोड के लिए फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए। बैंकिंग बेंक्ड रोड पर, बेंक्ड रोड पर फॉर्मूला होता है जो सेफ स्पीड का, वो होता है अंडर रूट ऑफ आर जी, अंडर रूट ऑफ आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इंटू टेन थीटा। ये फॉर्मूला जो है ये आपको याद होना चाहिए। अंडर रूट ऑफ आर जी 1 प्लस म्यू एस प्लस टेन थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस म्यू एस टेन थीटा। यहाँ पे सारी वैल्यूज को पुट करेंगे। आर कितना है 2, जी कितना है 10, म्यू की वैल्यू कितनी है 0.2, टेन 45 कितना है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस म्यू एस इज 0.2 इंटू 1। तो ये आपको मिलेगा सेफ स्पीड। ये कितना जाएगा आपके पास 20 इंटू प्लस आना चाहिए, मल्टीप्लाई कर दिया, 1.2 डिवाइडेड बाय 0.8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से गया 10। सो अंडर रूट ऑफ 30 आपको यहाँ पे रिजल्ट मिला है, अंडर रूट ऑफ 30 VS। तो अंडर रूट 30 की बात करें तो ये कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 3 इंटू अंडर रूट ऑफ 10। अंडर रूट 3 कितना होता है 1.732 इंटू रूट 10 कितना होता है 3.16। इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे कि क्या ये मैच कर रहा है या नहीं, कि हमारा जो साइक्लिस्ट है वो इस स्पीड लिमिट में चल रहा है या नहीं। तो इसको भी चेक कर लेंगे, तो जो भी हमारा आंसर होगा वो आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, एक सही होगा एक गलत होगा, हो सकता है दोनों सही हो। ठीक है, तो आप ये चारों में से करेक्ट कर सकते हैं। फाइनल मैंने सॉल्व कर दिया है अंत तक, आपको बस इसे मल्टीप्लाई करना है
और बताना है कौन सा सही है कि नहीं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया है कि एक ब्लॉक है मास m का, एक फोर्स लगाया जाता है F, तो आपको बताना ये है कि एक्सेलरेशन कितना होगा। फ्लोर पर रखा है, फ्लोर पर ही चलाना है, फ्लोर पर रखा है, फ्लोर पर ही चलाना है, और चलता है तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है, काइनेटिक फ्रिक्शन लगता है तो पीछे की तरफ लग रहा होगा काइनेटिक फ्रिक्शन Fk इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। अब यहाँ पे फोर्स के दो कंपोनेंट कर देंगे, F cos थीटा, ऊपर कंपोनेंट आएगा F sin थीटा, एक कंपोनेंट आएगा, एक नॉर्मल होगा नॉर्मल n, नीचे लगेगा mg। तो इन फोर्सेस को यदि आप बैलेंस करेंगे तो आपको नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, और आप इस फोर्स में से इस फोर्स को घटा देंगे तो नेट फोर्स मिल जाएगा, उसको मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नॉर्मल की वैल्यू कैसे आएगी, सारे फोर्सेस को बैलेंस करिए तो आपको मिलेगा mg माइनस f sin थीटा। इक्वेशन नंबर 1। एक्सेलरेशन निकालना है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो एक्सेलरेशन होगा नेट फोर्स इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन विच इज f cos थीटा माइनस म्यू के इंटू n डिवाइडेड बाय m। तो यहां से आपको एक्सेलरेशन जो है मिल जाता है। ठीक बात। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, और इसमें दिया है आपको एक मास है जिसका √3 kg का, इसको हॉरिजॉन्टल रफ सरफेस पे रखा है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है 1/3 है। क्रिटिकल फोर्स आपको बताना है टू बी अप्लाइड ऑन द वर्टिकल सरफेस एट एन एंगल 60 डिग्री सो दैट इट डज नॉट मूव, यानी कि आपको बताना है कि कितना मैक्सिमम फोर्स हम इस पर लगा सकते हैं जिससे ये मूव ना करे। तो इस फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है, इस तरह से फोर्स लगाया है, ये एंगल हॉरिजॉन्टल से 60 है तो ये एंगल भी होगा 60 के बराबर। F के दो कंपोनेंट्स आप कर सकते हैं, F sin 60, और एक कंपोनेंट आपको मिलेगा इस डायरेक्शन में F cos 60, और एक नॉर्मल रिएक्शन जमीन से मिलेगा नॉर्मल n, एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg आपको मिलने वाला है। इस ब्लॉक की जो टेंडेंसी है मूव करने की वो लेफ्ट डायरेक्शन में है। आपको मैंने बता रखा है थ्योरी वाले पार्ट में किसी ना किसी वीडियो में कि कैसे टेंडेंसी पता करते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे पता करते हैं, कि आप एक इमेजिनरी सिनेरियो मानिए कि जहां पे फ्रिक्शन एब्सेंट है, फ्रिक्शन है ही नहीं मान लीजिए, तो इन फोर्सेस की वजह से ब्लॉक किधर मूव करना चाहेगा, इधर फोर्स है तो इधर मूव करेगा, तो इसको कहते हैं टेंडेंसी, कि फ्रिक्शन की एब्सेंस में ब्लॉक कहां जाएगा, दैट इज इट्स टेंडेंसी। तो इस टेंडेंसी के ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगता है, तो फ्रिक्शन यहाँ पे मैं लगा सकता हूँ। क्रिटिकल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू आप इस्तेमाल करेंगे μs इंटू n। इन सारे फोर्सेस को बैलेंस कर दीजिए वर्टिकल डायरेक्शन वालों को, तो यहाँ लिख सकता हूँ नॉर्मल इज इक्वल टू mg प्लस f sin 60, इक्वेशन नंबर 1। और मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि ये फोर्स जो है ये इसके बराबर ही रहना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, ऑलमोस्ट कम या बराबर होना चाहिए। सो आई कैन राइट f cos थीटा, क्रिटिकल केस में बराबर कर सकते हैं cos 60 बराबर μs इंटू n, इक्वेशन नंबर 2। तो नॉर्मल की वैल्यू यहां से उठा के यहां पुट कर दीजिए, नॉर्मल एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा आपके पास फोर्स, और फोर्स की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसमें दिया है कि एक वुडन ब्लॉक है जिसका मास है 0.5 kg, और उनके बीच में फ्रिक्शन है वॉल के और इस ब्लॉक के बीच में 0.2। तो मैग्नीट्यूड ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स दैट शुड बी अप्लाइड ऑन द ब्लॉक टू कीप इट अडहियर टू द वॉल। तो एक आपके पास वर्टिकल वॉल है, इस वर्टिकल वॉल पे एक ब्लॉक को सटा के रखा है जिसका मास है 0.5 kg, और यहाँ पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो 0.2 के बराबर है, 0.2। तो आपको बताना है कि कितना फोर्स हमें लगाना चाहिए F, जिससे ब्लॉक जो है ये चिपका रहे। तो आपको यहाँ पे मिनिमम फोर्स निकालना है कि मिनिमम कितना फोर्स लगाएं जिससे ये चिपका रहे, मैक्सिमम नहीं बताना है, बिकॉज मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है, इनफाइनाइट फोर्स लगाऊंगा गिरेगा ही नहीं। तो मुझे मिनिमम फोर्स बताना है कितना हम लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स एक्सट्रीम कंडीशन है ये इस ब्लॉक के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि ये नीचे जो है mg लग रहा होगा, एक बार ऐसे सुनो कि mg लग रहा होगा नीचे की तरफ, इसकी टेंडेंसी नीचे जाने की है तो ऊपर लग रहा होगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन की वैल्यू जो है वो μs इंटू n के बराबर है, म्यू इंटू n के बराबर, म्यू इंटू n। तो यहाँ पे आप इनको बराबर कर देंगे, म्यू इंटू n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ से नॉर्मल को कह सकता हूँ कि नॉर्मल जो है फोर्स के बराबर है, सो म्यू इंटू f इज इक्वल टू mg। तो f आ जाएगा आपके पास mg बाय म्यू। तो m कितना है आपके पास 0.5, g कितना है 10,
म्यू कितना है आपके पास 0.2, तो जगह आपके पास 25 न्यूटन का फोर्स आप मिनिमम आपको लगाना होगा। इससे ज्यादा लगाएंगे तो फ्रिक्शन म्यू एन नहीं लगेगा, म्यू एन से थोड़ा कम लगेगा, mg के बराबर ही लग जाएगा, फिर भी इसको रोक लेगा। तो मिनिमम फोर्स 25 न्यूटन लगाना पड़ेगा, 25 से कम ब्लॉक गिर जाएगा नीचे। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें दिया है कि एक इंक्लाइन प्लेन है और उसका जो इक्वेशन है वो इस तरीके से है, x²/4 यानी कि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला लाइक दिस। और इसमें कहा गया है कि अपर सरफेस ऑफ दिस कर्व्ड पार्ट इज रफ, यानी कि ये वाला जो पार्ट है ये रफ है, और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.5 है। तो मैक्सिमम हाइट इन सेंटीमीटर एट विच ए स्टेशनरी ब्लॉक विल नॉट स्लिप। तो हमें ये बताना है कि स्टेशनरी ब्लॉक जो है, कोई भी स्टेशनरी ब्लॉक, वो कितना मैक्सिमम हाइट तक उसे रखा जा सकता है, ये हमें बताना है। तो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं आप ये देख सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी इंसान हो, यदि ऐसे स्टीप कर्व पे चलेगा तो उसके फिसलने की, उसके लुढ़कने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जा रही है। कैसे? हम बता भी सकते हैं कि प्रूव भी कर सकते हैं मैथमेटिक्स से कि मान लीजिए यहाँ पे है कोई पार्टिकल, यहाँ पे मैं एक टेंजेंट बनाता हूँ और ये एंगल थीटा के बराबर है। पेन ले लेते हैं दूसरा, इसका इंक खत्म हो गया। ये एंगल है थीटा, तो नीचे लग रहा होगा इसके ऊपर mg, तो mg का एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा, कितना? mg sin थीटा, mg sin थीटा। यदि ब्लॉक यहां पर पहुंचा है तो मैं यहां पे टेंजेंट बनाता हूं, ये एंगल थीटा है। तो आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो एंगल थीटा है ये बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं ये एंगल जो है बढ़ता जा रहा है, थीटा इंक्रीज हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं mg sin थीटा इंक्रीज हो रहा है। और mg sin थीटा इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब जो ग्रेविटेशनल फोर्स इसको खींच रहा है टेंजेंट के अलॉन्ग, वो बढ़ता जा रहा है, यानी इस पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स, डाउन द इंक्लाइन फोर्स इज getting increase, is keep increasing as we go from here to here। तो हम समझ गए कि भाई रिस्क बढ़ता जा रहा है जैसे नीचे से ऊपर जाते जा रहे हैं। तो मैक्सिमम आपको बताना है कि कितना ऊपर तक जा सकते हैं। तो मैक्सिमम जब ये पहुंच जाएगा तो फ्रिक्शन भी इसको लुढ़कने से रोक रहा होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो मैं मान लेता हूं यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे ये पहुंच चुका है एच मैक्स पर, और यहाँ पर जो है इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है जो mg sin थीटा, वो किसके बराबर है? फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, म्यू एस इंटू एन के बराबर। इस तरफ लग रहा होगा नॉर्मल, mg का कंपोनेंट होगा इस तरफ mg cos थीटा, सिंपली निकाल सकते हैं। तो इन दोनों को बराबर कर सकते हैं इस डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे n की वैल्यू mg cos थीटा आ जाती है, तो यहाँ इसका मतलब म्यू एस इंटू एन, फ्रिक्शन की वैल्यू आ जाती है म्यू एस इंटू mg cos थीटा। तो यहाँ पे इक्वेट कर सकते हैं फोर्सेस को, नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg sin थीटा और पीछे की तरफ फोर्स लग रहा है फ्रिक्शन का म्यू एस इंटू mg इंटू कॉस थीटा। तो यहां से आपको मिल जाता है म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा। अब टेन थीटा जो है वो इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप भी है, टेन थीटा जो है इस कर्व पे टेंजेंट का स्लोप भी है, तो इसे dy by dx भी लिखा जा सकता है। कर्व की इक्वेशन x²/4 है तो इसे x/2 भी लिखा जा सकता है। तो x/2 इज इक्वल्स टू म्यू, तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 2 म्यू, x इज इक्वल्स टू 2 म्यू। म्यू कितना है आपके पास? म्यू इज 0.5, तो x की वैल्यू आ जाती है आपके पास 1। और हमें क्या करना है? इस x पर y की वैल्यू निकालनी है, तो आपको y की वैल्यू मिल जाएगी x²/4, तो मिल जाएगा 1/4। तो y की वैल्यू 1/4 यानी h max की वैल्यू 1/4, तो 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। सेंटीमीटर में पूछा है तो 25 सेंटीमीटर हम आंसर लिख सकते हैं। ठीक है।